ये 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 कैमरा आ क्यों नहीं? सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों, क्या हाल है? सुप्रभात साथियों। आगाज़े जिंदगी बताती है कि तारीफ कैसे करें। संघर्ष बताते हैं कि जंजीर के बंधनों से कैसे मुक्ति प्राप्त करें। अपने यार दोस्तों को शेयर करते रहिए। लाइव क्लास में आइए आप लोग। लाइव क्लास का अपना ही महत्व है। देखिए, अब हमारी जो एक प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऐप पे प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, बहुत मिनिमम फीस में ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पे भी आप लोग आके देख सकते हैं। और ये जो हमारा सत्र है, निरंतर एक एमसीक्यू का बैच चलता रहेगा। यूट्यूब पे आपको हमेशा एक क्लास मिलती रहेगी। आपको बाल विकास के लिए क्लास मिल रही है, भाषा प्रथम विकल्प, भाषा द्वितीय के लिए, गणित के लिए, सामान्य अध्ययन, सीटेट के लिए जो क्लासेस चलाई जा रही है, जो फरवरी में आपकी परीक्षा है, उसके लिए एक सुचारू रूप से एक बैच है। और जो पेपर टू जो है, जो कक्षा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए, जो जूनियर स्तर के लिए जो सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं, हाँ, उसमें जो नागरिक शास्त्र का जो विषय है, नागरिक शास्त्र का जो विषय है, उसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है, हम और हमारा समाज। आज हम उस सी टेट में और यूपी टेट में जो 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 विषय हैं, जहाँ जहाँ से प्रथम यूनिट स्टार्ट हुई है, उन सारी यूनिटों को हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से है। और ये आपका सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बिना सिलेबस के अध्ययन अध्यापन करना अपने आप में एक कठिन कार्य होता है। तो सिलेबस देख के ही पढ़ाई की जाए तो ज़्यादा उचित है। ये अ, आइए हम लोग अपने सवालों की श्रृंखला को देखते हैं। अपने आप लोग अपना इसमें लाइक शेयर करते रहा क्या करिए। लाइक शेयर करते रहा क्या करिए। हाँ, चलिए आइए। बताइए, पहला सवाल बताइए। भारतीय संविधान में कौन से भाग में नीति निषेधक तत्वों का वर्णन है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। कौन से भाग में नीति निषेधक तत्वों का वर्णन, भाग पूछ रहा है तो भाग। प्रथम भाग में क्या है, भारत और संघ की बात की गई है। हाँ, द्वितीय भाग में क्या की गई, मैंने मैंने एक ट्रिक बताई थी ना आप लोगों को। देखिए, अनुसूचियों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी मैंने। ठीक। जैसे कि अगर आपसे पूछे, हाँ, कि भत्ते, देखिए भत्ते में कितने शब्द हैं, भत्ते, भत्ते में दो शब्द है ना, दूसरी अनुसूची। शपथ, शपथ में कितने शब्द हैं, पथ, हाँ, पथ, तीन है, तीसरी अनुसूची। तो ऐसे कर करके हर एक चीज का, हर हर एक कॉन्सेप्ट का हमें ट्रिक बनाता है चौथी। ठीक। वेरी गुड। आगे चलिए। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस से संबंधित, किस देश से रहा है? ठीक। सोशलिज्म वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री से रिलेटेड रहा है? आप देखिए, समाजवाद की जो अवधारणा है, सर्वप्रथम समाजवाद की अवधारणा कहां पनपी? हाँ, जवाब आ रहा है। ठीक है, श्रेणी समाजवाद की बात कर रहा है ये। श्रेणी समाजवाद की जो अवधारणा है वो कहां पनपी?
देखिए श्रेणी समाजवाद बताया जा रहा है, पहला बता रहा है फ्रांस, नहीं। देखिए श्रेणी समाजवाद जो है, जो श्रेणी समाजवाद है, ये श्रेणी समाजवाद है, ये श्रेणी समाजवाद बताता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। श्रेणी समाजवाद का मतलब है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण से मतलब है कि जैसे कि केंद्र में अगर सरकार है, ठीक, राज्य में सरकार हो और पंचायतों में सरकार हो, इस हिसाब से जो वर्गीकरण किया जाएगा तो उसको श्रेणी वाइज समाजवाद की बात की जाएगी। हर स्तर पे समाजवाद की स्थापना करने की बात की जाएगी। तो ये कहां सबसे प्रथम आया? ये सबसे प्रथम आया हमारे ब्रिटेन में, ठीक। आइए, व्यक्तिगत व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? व्यक्तिगत व्यक्तिवाद और व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद क्या कहता है और समाजवाद क्या कहता है, इसके बीच में किस प्रकार का संबंध है, ये बताना है हमें। व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? दूसरा कलर ले लीजिए सर। अच्छा, दिख नहीं रहा है, अच्छा अच्छा, दूसरा कलर ले ले रहे हैं, ठीक, ठीक है। व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है बताना है। देखिए इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म जो कहता है, इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है? इंडिविजुअलिज्म किस चीज की पैरवी करता है? ठीक, जो इंडिविजुअलिज्म है, जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद बात करता है, व्यक्तिवाद बात करता है कि अगर ए के पास कोई संपत्ति है तो वो ही उस संपत्ति का सृजन करेगा, वो ही उस संपत्ति को भोग करेगा। अगर किसी ने एक संपत्ति कमाई है, वह वही व्यक्ति उस संपत्ति का भोग करेगा, वही उस संपत्ति का और उसके संसाधनों का उपयोग करेगा, इसकी बात करता है। समाजवाद कहता है कि अगर किसी ने कुछ भी कमाया है तो उस पे समाज का अधिकार है। ये एक बृहद अवधारणा है जो कि समाज के साथ चलती है, यह व्यक्ति के साथ चलती है। यहाँ पे निजता को प्रमुखता दी जाती है, यहाँ पे समाजवाद को प्रमुखता दी जाती है। इन दोनों में परस्पर कैसा संबंध है? विरोधी संबंध है, ठीक। हाँ, अगला सवाल बताइए। हाँ, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? देखिए समाजवाद का संबंध मुख्यतः किस वर्ग से है, किस वर्ग से ये बात कह रहा है? देखिए समाजवाद, देखिए बराबरी की बात कौन करेगा? जो समाज में जो वर्ग विशेष जो बनाया गया है, वो बनाया गया है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा श्रमिक वर्ग, नीचे सबसे सबसे नीचे श्रमिक वर्ग। दूसरे पे है जो आपका सेवा सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो कोई व्यापार कर रहे हैं, वो हैं। दूसरे पे आते हैं जो हमारे राजनीतिक हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं। चौथे पे आते हैं पंडित पुरोहित, पंडित पुरोहित, ठीक, पंडित पुरोहित आते हैं। तो समाज हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जो बैठा है वो सबसे सर्वोच्च है। तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष की जब बात की जाती है तो समाजवाद में जो नीचे होगा वही बात करेगा कि समाजवाद होना चाहिए, कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। जो ऊपर बैठेगा, जो पंडित पुरोहित वर्ग रहेगा, वो तो हमेशा एलीट वर्ग में है ही है, वो इस बात की पैरवी नहीं करेगा कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप लोगों ने इसका उत्तर दिया श्रमिक वर्ग, ठीक, तो श्रमिक वर्ग हमारा सही है, ठीक। हाँ, अब आइए, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? टोटलिज्म विच इज गिवन मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। टोटलिज्म क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोटलिज्म? टोटलिज्म क्या कहता है? सर्वाधिकवाद क्या कहता है? सर्वाधिकवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, किसको अधिक महत्व दिया जाता सर्वाधिकवाद में?
देखिए सर्वाधिकवाद, देखिए क्या कहता है सर्वाधिकवाद, टोटलिज्म कहता है कि जो कुछ भी है सब कुछ किसका है, सब कुछ राज्य का है। स्टेट हर चीज को गवर्न करेगा, स्टेट के लिए ही कोई चीज बनेगी, स्टेट ही उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, स्टेट ही उस चीज के उपयोगिता को सुनिश्चित करेगा। ठीक, किसी ने जवाब दिया स्टेट, वेरी गुड। राज्य, ठीक। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? सामाजिक आर्थिक उपबंध, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस संदर्भ में मिलता है, ये बताना है हमें। इसमें सबका जवाब आ रहा है, वेरी गुड मॉर्निंग। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है। ठीक। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा पे कौन बल देता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा पे कौन बल देता है, ये बताना है। और यहां पे एक चीज और बताना है, सर्वप्रथम सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में कहां उल्लेखित है? यहां पे ये भी बताइए आप लोग हमें, संविधान में कहां उल्लेखित है सामाजिक न्याय की बात के साथ साथ और आप लोग राजनीतिक न्याय पे भी बताइए, राजनैतिक न्याय पे भी बताइए, राजनैतिक न्याय पे भी बताइए, राजनैतिक न्याय। ठीक, राजनैतिक न्याय भी बताइए आप लोग, ठीक है ना, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय भी बताना है। ठीक। सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय की बात किसने की है? मार्क्सवाद ने की है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहां वर्णित है? हमारे प्रस्तावना में भी इस बात का उल्लेख है, प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में भी इस बात का उल्लेख है। ठीक। और राजनैतिक न्याय की अवधारणा, राजनैतिक न्याय कहां सुनिश्चित होता है? हमारे फंडामेंटल राइट में राजनैतिक न्याय की अवधारणा सुनिश्चित होती है। हाँ ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस, फंडामेंटल राइट, वेरी गुड। जस्टिस शब्द जो है जस्ट से निकला है, ठीक है, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? जस्टिस शब्द जो है निकला है वो किस भाषा से संबंधित है? जस्टिस शब्द जो है पता है लैटिन भाषा का शब्द है, हाँ लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बांधना। जस्टिस का मतलब होता है बांधना, जस्ट करना, किसी को भी बांधने से संबंधित होता है जस्टिस का मतलब। ठीक, लैटिन शब्द है, हाँ वेरी गुड। लगभग शब्द लैटिन ही है, जितने भी पुराने शब्द कहे जाएंगे जिसकी उत्पत्ति हुई, सारे सारे शब्द जितने भी आप पढ़ते हैं वो सब लैटिन शब्द हैं। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया जा गया आदेश है, कानून की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑस्टिन ने, वेरी गुड। अब ये बताइए, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये क्या बता रहा है? देखिए कानून जो भी बनाया गया, आपको जो संविधान हमारा दिखता है, आप जान के आश्चर्य होंगे कि वर्ग संघर्ष में जब बात की गई
तो इन्होंने कहा आज भी इस देश की जुडिशरी पे किसका अधिकार है? हर एक समाज में वही वर्ग ऊपर रहेगा जो पहले था, जो कानूनी स्तर पे जो ऊपर था, वही निम्न स्तर के लिए कानून बनाएगा। बाकी जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, थोड़े बहुत अधिकार दे दिए जाएंगे, सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन जो मुख्य अधिकार की बात होगी, जब मुख्य कानून बनाने की बात होगी, तो वहां पे उच्चतर ही ऊपर रहेगा। इस बात की व्याख्या इन्होंने अपने पूरी किताब में की है, द लॉ विच इज सुपीरियर नाम की किताब में। ठीक, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्नलिखित में से किसके हैं? जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्नलिखित में से किसके हैं? बताइए बताइए। जहां कानून नहीं होता, देखिए जॉन लॉक ने कहा है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। जॉन लॉक ने कहा है। वेरी गुड, अभिषेक कुमार गौतम जी का जवाब आया है, जॉन लॉक ने कहा है। ये इन्होंने क्यों कहा है? जॉन लॉक जो थे वह इस बात को मानते थे कि कानून जो है, कानून और स्वतंत्रता, जितने ज्यादा कानून होंगे उतनी ज्यादा स्वतंत्रता जो है वह बाधित होगी। दोनों में इन्वर्सरी रिलेशनशिप की अवधारणा से अवगत इन्होंने कराया था। ठीक, अधिकारों को ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, ये बताना है। देखिए, अधिकारों की ऐतिहासिक विशेषता जो है वह इस बात पे निर्भर करती है कि राज्य कितना स्वतंत्र है। राज्य की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता, राज्य की परंपराएं किस प्रकार से उस समाज को, उन उस वर्ग विशेष को कैसे आगे लेके जाएंगी, उसकी बात करता है। ठीक है, मूल सिद्धांत उसका यही है। तो राज्यों के परंपराओं की, राज्य जो है वो परंपराओं की देन के रूप में ही, स्टेट इज अ गिफ्ट ऑफ ट्रेडिशन, ऐसे ही कोई राज्य नहीं बना है। आदि काल में जब आप देखते हैं, आप गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, और आप उससे पहले भी आप अगर वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो आपको महाजनपद काल में पता चलेगा कि जो 16 महाजनपद की बात की गई थी वो क्या थे? वो स्टेट थे। वो स्टेट कैसे बने थे? मौर्य काल की देन थी वो स्टेट बने थे। वैदिक काल से उत्पत्ति हुई थी उन सारे स्टेट्स की। वो 16 महाजनपद उसी के द्वारा बने गए थे। ठीक है, 12 नंबर सवाल बताइए। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, बताना है। प्रभाव मतलब कि इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो क्या है? क्या उसे देखा जा सकता है? इन्फ्लुएंस को कैसे देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। क्या उसे देखा नहीं जा सकता? हाँ, नहीं देखा जा सकता, ये बात सही है। उसे महसूस किया जा सकता है? हाँ, इन्फ्लुएंस प्रभाव को महसूस करने का विषय है। हाँ, वो टच करने का विषय नहीं, अमूर्त वस्तु है। प्रभाव क्या है? अमूर्त है, अमूर्त है। ठीक, इनटेंजिबल है। ठीक है, इसमें द्वि संबंध होता है। हाँ, इसमें द्वि संबंध होता है।
टू वे होता है। अगर आपसे कोई अच्छी बात बोल रहा है तो आप उससे प्रभावित होंगे, अगर आपसे कोई नकारात्मक बात बोल रहा है तो आप उससे नहीं प्रभावित होंगे, हो सके आपको गुस्सा भी आ जाए। तो पहला हो जाएगा उसे देखा जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। कानून संप्रभु का आदेश है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा था? कानून संप्रभु का आदेश है। देखिए, अगर कानून को संप्रभु बनाने की बात की जा रही है तो ये कौन कहेगा? जो कानून को लेके एक समाजवादी दृष्टिकोण रखेगा कि एकात्मक दृष्टिकोण रखेगा, वो किसको कहेगा? ठीक, मैंने क्या कहा था अभी इससे पहले हमने देखा था ना, ऑस्टिन। ठीक, ऑस्टिन ने। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के अनुसार समुदायों से अलग करता है? अच्छा, राज्य को समुदाय से मतलब सोसाइटी से, समाज से अलग करता है, इस बात का तात्पर्य है। कौन सा तत्व अलग करता है? अलग करता है निम्नलिखित में से राज्य के कौन कौन से तत्व हैं? हाँ, सही बता रहे हैं आप। देखिए, राज्य के लिए, राज्य बनने के लिए चार प्रॉपर्टियां क्या क्या है? पहली चीज क्या होनी चाहिए? भूभाग होना चाहिए। राज्य के तत्व कौन से हैं? भूभाग होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। चौथी चीज क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? समुदाय से अलग करता है। समुदाय से अलग करता है मतलब कि उसको एक एसोसिएशन बनने से अलग करता है, मतलब उसकी संप्रभुता जब अधिक रहेगी तो वो क्या रहेगा? वो उस समाज के प्रतिबंधों से अलग रहेगा। सोवरेंटी। द स्टेट एंड द who wrote the state and the revolution? द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन किताब किसने लिखी? द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन किताब किसने लिखी? बताइए। सही कह रहे हैं, लेनिन ने लिखी। 1917 में लेनिन जो है वह इस बात पे वह उसका मतलब था कि राज्य जो है वह किस किस प्रकार के कार्य करेगा। राज्य के कार्यों का उन्होंने वर्गीकरण करके बताया था कि राज्य के कार्य की जो विशेषता होगी वह हर एक स्तर पे अलग अलग होगी। हर एक स्तर पे अलग होने का मतलब कि जनसंख्या के स्तर पे अलग, जनता के स्तर पे अलग होगी। हाँ, जब वो सरकार, जब वो कानून बनाएगा तब वो कानून की जो अवधारणा है वो कैसी होगी, इन इन चार छह आधारों पर उन्होंने बताया था। हाँ, लेनिन सही कह रहे हैं। 1688 में हुई गैर पूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से है? गैर पूर्ण क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है हमें। इंग्लैंड से है। अब कोई मुझे ये बताएगा ये क्रांति हुई कब थी? मतलब इस क्रांति का अन्य नाम क्या है? इस क्रांति के अन्य नाम क्या है जो 1688 में हुई? इस क्रांति का अन्य नाम क्या है? इस क्रांति को कहते हैं रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन, रक्तहीन क्रांति। राजनीतिक शास्त्र का प्रभाव और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है? राज्य को प्रशासन की, लोकतंत्र की, राजनीतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण इकाई बताया है। राज्य को महत्वपूर्ण इकाई किसने बताया है? गार्नर। हाँ हाँ, सही है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? काल्पनिक नहीं है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे। एक दैवीय सिद्धांत है, एक काल्पनिक सिद्धांत है,
एक एक संप्रभु सिद्धांत है, एक सरकार का सिद्धांत है। तो हर एक स्तर पे अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। अब ये बात कर रहा है कि काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, काल्पनिक सिद्धांत नहीं है की बात कर रहा है। ठीक, देखिए काल्पनिक सिद्धांत नहीं है मतलब हमें क्या, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि काल्पनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। देवी सिद्धांत की, जो देवी सिद्धांत मतलब ईश्वर ही राज्य का प्रमुख होगा, देवी सिद्धांत में ईश्वर ही राज्य का प्रमुख होगा, ये बात कही जाती है। तो ये क्या है, ये एक काल्पनिक सिद्धांत है। शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत ये कहते हैं जो शक्तिशाली होगा। आप देखेंगे, अगर आपने एक मूवी है 300, उस मूवी को देखिए, स्पार्टन्स की मूवी है, उसमें राज्य के सिद्धांत को बताया है कि जो मजबूत होगा, हाँ, वही राज्य की सत्ता पे स्थापित करेगा, और इससे इतर जो कमजोर होगा वह अपने आप सत्ताहीन हो जाएगा, स्वतः ही सत्ताहीन हो जाएगा, इसकी बात कीजिएगा। तो वो है शक्ति का सिद्धांत। हाँ, स्पार्टन्स जो है वाला जो क्षेत्र है हमारा, वो शक्ति के सिद्धांत पे काम करता है। और बात आई ऐतिहासिक सिद्धांत और सामाजिक समझौता का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी क्या है, एक काल्पनिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज में हर वर्ग बराबर होगा। यह हर एक वर्ग के लिए, अगर किसी ने अधिक संपत्ति कमा ली, जैसे कि एक व्यक्ति ने 100 घंटे कार्य किए, हाँ, उसने 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 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक, और एक व्यक्ति ने 10 घंटे काम किए, उसने 50 लाख रुपए कमाए। तो ये कहता है कि ये 50 लाख 1 करोड़ पहले मिलाए जाएंगे, फिर इन दोनों में समान रूप से बांटे जाएंगे। तो जो अधिक मेहनत कर रहा है उसके तो खिलाफ हो गया। तो ये सिद्धांत भी एक काल्पनिक सिद्धांत। तो क्या पूछा है, काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। तो काल्पनिक सिद्धांत कौन सा नहीं, ऐतिहासिक सिद्धांत हमारा, हिस्टोरिकल थ्योरी जो है वो हमारी काल्पनिक सिद्धांत नहीं। ये सिद्धांत कहता क्या है, यह सिद्धांत कहता है कि राज्य पर किसी भी देवता का, मतलब देवी सिद्धांत का खंडन करता है। शक्ति के आधार पर नहीं, ये बात करता है जनता की बात करता है, ये जनता के सोवरेंटी की बात करता है, जनता के संप्रभु की बात करता है कि जनता जब तक संप्रभु होगी तब तक वो सिद्धांत लागू होगा। ठीक, सही जवाब दिया आप लोगों ने, ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक, 19, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण नहीं है। तो मतलब जो परंपरावादी जो राजनीतिक शास्त्र है वह, उसके कौन कौन से लक्षण है, पहले हमें यह बताना है। पहले हमें यह बताना है कि परंपरावादी लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक, परंपरावादी लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए, अगर परंपरा की बात करेंगे, आप ट्रेडिशनल की बात करेंगे, कि वो अगर ट्रेडिशनल चीजों की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल में क्या है चीजें, ट्रेडिशनल में राजनीतिक विज्ञान एक अमूर्त विज्ञान है, एक अमूर्त विज्ञान है, अमूर्त स्वरूप है राजनीतिक विज्ञान का। एक ट्रेडिशनल में क्या है, काल्पनिक सिद्धांत। काल्पनिक सिद्धांत क्यों है, क्योंकि ये बात करता है कि सबके अधिकारों की बात करते रहा है, ये सबको समानता की बात करते रहा है और शक्ति विशेष की बात करते रहा है, इसीलिए हाइपोथेटिकल है, एक कल्पनावादी सिद्धांत का कहला जाएगा। दार्शनिक सिद्धांत कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, हाँ, राज्य ऐसा हो, अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर रहा है तो उसमें जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब की चीजों को, ये एक दार्शनिक सिद्धांत की बात हो गया। अब नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, ये काल्पनिक सिद्धांत, ये सारे इस ट्रेडिशनल की बात करते हैं। लेकिन तथ्यों के अध्ययन पे बल परंपरावादी, चाहे राजनीतिक शास्त्र में हो, चाहे आपका हिंदी लिटरेचर में हो, चाहे आपका इकोनॉमी में हो, परंपरावादी सिद्धांत हमेशा तथ्यों से परहेज करेंगे। फैक्चुअल एनालिसिस के नाम पे, अब जैसे कि लोग कहेंगे कि अमेरिका बहुत तरक्की कर गया, लेकिन आप अगर अमेरिका में, यूएसए में, आप अगर चीन की बात करें, ठीक है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में आ गए हैं, वो पर कैपिटा इनकम में आ गए हैं, लेकिन जिस बेसिस से, जिस लोकतांत्रिक अधिकार जो भारत में जो लोगों को प्राप्त हैं, वह प्राप्त नहीं है आपके चाइना में। चाइना में आप उसकी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अधिकार तो मिले हैं, लेकिन जीनोसाइड हुआ है वहां पे। चीन ने जो अधिकार प्राप्त किए हैं वो जीनोसाइड, वो उन्होंने कत्लेआम के आधार पे प्राप्त किए। हमारे यहाँ आप बता दीजिए, कोई लोकतंत्र के रूप में कोई बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई हो, ऐसा देखने में कम मिलता है। जाने गई हैं, लेकिन औसतन और देशों की अपेक्षा कम गई हैं। ठीक, तो हमेशा जो परंपरावादी होंगे वो तथ्यों से परहेज करेंगे। ठीक है,
गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बालजी तिलक। ठीक। अब गीता रहस्य इतनी गजब किताब है, ये मैं आपको बताऊं, इस किताब की कुछ बातें बताऊं। गीता रहस्य ये कोई गीता पे दिया गया उपदेश नहीं है, ये राज्य की विशेषता बताने वाला उपदेश है। यहाँ पे राज्य को बताया गया है कि राज्य को कैसे, तिलक जी, हाँ सही है तिलक जी, राज्य को कैसे अपने शक्तियों का निर्धारण करना चाहिए, राज्य को कैसे अपने अपनी जनता के लिए सत्कार कार्य करने चाहिए, ये उसकी बात करता है। ये लोकतांत्रिक, ये फंडामेंटल राइट की बात करता है। ये डीपीएसपी की बात करता है, ये डीपीएसपी की बात करता है कि राज्य को जो कल्याणकारी कार्य करने चाहिए वो कौन कौन से करेंगे, उसकी बात करता है। ठीक। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, ये बताना है आपको। और आपको यह भी बताना है कि सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सबसे ज्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको बताना है। 1924 में। कहां पे कांग्रेस का अधिवेशन? 1924 में कर्नाटका के बेलगांव अधिवेशन में, कर्नाटका के बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। हाँ ठीक है। अगला बताइए। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह सिद्धांत है, शक्ति के सिद्धांत की परिलक्षित करता है। ये कथन किसका है? मुसोलिनी। देखिए, मुसोलिनी और हिटलर, हिटलर दोनों कहते थे संघर्ष ही जो है, संघर्ष ही समाज का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की बात करते थे कि संघर्ष ही होना चाहिए, युद्ध समाज में निहित है। हाँ, इन्होंने इटली में ये जो फॉसिज्म है उसके संस्थापक थे, ये संस्थापक थे, ये संस्थापक थे। ये कहाँ के थे? मुसोलिनी हमारे इटली के, इटली। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का। वेरी गुड मॉर्निंग। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है, ये हमारा कहां पे है? 7वीं अनुसूची में है। मुझे ये बताइए 5वीं में क्या है, 6वीं में क्या है? 5वीं में क्या क्या है? 5वीं में मेघालय, मिजोरम, ठीक, त्रिपुरा, और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, में अनुसूचित क्षेत्रों के, इसके इतर अनुसूचित क्षेत्रों के, हाँ ठीक है, नासिज्म और फासिज्म, ठीक, वर्सेस, हाँ ठीक। तो ये बात हो गई। और 6वीं में इसके संबंधित प्रशासन से संबंधित है। ठीक। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा गया? आधुनिक भारत का, भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है।
सही है। हमारे राजा राम मोहन राय, इन्होंने अपनी भाभी माँ का जब इनके सती किया गया था, उससे ये बहुत द्रवित हो गए थे। इन्होंने सती प्रथा के उल्लंघन के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। सत्ता का विलय एक विशेषता है, सत्ता का विलय एक विशेषता है, ये बताना है आपको। सत्ता का विलय एक विशेषता है। देखिए, मर्जर ऑफ पावर इज द फ्यूचर ऑफ, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है, ये मुख्यतः पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था की, संसदीय सरकार की विशेषता है थी, है। लेकिन अब आप देखेंगे ये संसदीय और अध्यक्षीय दोनों सरकारों की विशेषता है। ठीक, तो इसमें से दोनों हो जाएगा। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? कोई नहीं, ऐसे ही ध्यान देना है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? हमारे सुभाष बाबू थे, सुभाष चंद्र बोस। कब किया था इन्होंने? 1939 में किया था, 22 जून को। ठीक। 27 नंबर बताइए। महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया है? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया है? महात्मा गांधी ने। सही है। गोपाल कृष्ण। अब आप मुझे ये बताइए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। किसी का जवाब नहीं है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्रीमंत लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद भी कहते हैं, श्रीमंत रामचंद्र भी इनको कई बार कहते हैं, रामचंद्र भी कहते हैं। ठीक। हम्म। ठीक है, ठीक है। संविधान प्रारूप के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? किसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है?
32 32 32, ठीक है। 30 नंबर बताइए। 29 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद में समूह में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, बताना है हमें। सही बता रहे हैं हम। आर्टिकल 13, 51 और 54 में। ठीक है, इसी में एक बात, यहाँ पे एक और आर्टिकल होना चाहिए था, 249 भी होना चाहिए था, ठीक। तब ये राज्य के मतलब संविधान में पूर्वावलोकन की शक्ति पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? मॉडर्न मनु किसे कहा गया है? मॉडर्न मनु किसे कहा गया है? आधुनिक, अगर मनु की बात की, देखिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाए, उन्हीं को आधुनिक मनु कह दिया गया। बी आर अम्बेडकर। आप जिस चीज का खंडन करेंगे, समाज आपको उसी का देवता बना देगा। ये हो गया ना, हाँ ठीक। 31 नंबर बताना है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, ये बताना है 31 नंबर में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये बताना है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा ना। राज्यपाल होगा कि मुख्यमंत्री होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 153 से लेके 234 तक के सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इसकी नियुक्ति से संबंधित बात की गई है 154 में, ठीक। भारत के हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार से की गई है, ये बताना है। देखिए, संविधान हमारा सकारात्मक और नकारात्मक के बीच का सेतु की तरह कार्य करता है। तो इसमें कहा क्या गया है? धर्म की स्वतंत्रता की बात कहां से कहां तक की गई है? 25 से 28 की गई। 25 में अंतःकरण को मानने की बात की गई है। 28, हाँ, और किस किस पे प्रतिबंध लगाया जाना, मतलब युक्ति युक्ति प्रतिबंध की भी बात, लॉजिकल युक्ति युक्ति प्रतिबंध की भी बात की गई है। तो सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं, ठीक है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधी बनाने का मतलब कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? ठीक है, सही कह रहे हैं, संसद को प्राप्त है। किस किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? कितने से कितने नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है, ठीक। अगला बताना है, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है, ये बताना है हमें। ठीक है, किसमें है? 48 का क में है। ये कब जोड़ा गया था? हमारे 42वें संविधान संशोधन में इस बात को जोड़ा गया था, ठीक। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था किस अनुच्छेद में
उल्लेखित है। सार्वजनिक वैश्य मताधिकार संबंधित जो है सार्वजनिक वैश्य मताधिकार व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 326। ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर नए प्रतिनिधियां चुन सकती हैं। नए प्रतिनिधि चुन सकती जनता उन्हें हटाकर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं इस पद्धति को कहते हैं रिकॉल। सही कहा आपने। अगर असंतोष हो तो वो दोबारा से चुनाव करवा के और उस चीज को हटवा सकते हैं। ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये देन है। ठीक। रेफरेंडम तो आपके हमारे कश्मीर में हुआ था। ठीक। जनमत संग्रह जब भारत में ये जो हमारा जोधपुर वाला जो राजस्थान वाले क्षेत्र हैं उनको जनमत संग्रह से जोड़ दिया गया था। ठीक। इनिशिएटिव जो खुद से इनिशिएटिव ले ले, उपक्रम को खुद से कह दे कि हाँ हम इसमें शामिल होंगे, इसमें नहीं शामिल होंगे, हमारे पास कैसा लोकतंत्र होगा, कैसा लोकतंत्र नहीं होगा, संसदीय होगा, अध्यक्षीय होगा, इसकी बात की गई थी। ठीक। आगे बताना है। ये बताइए किस सांविधावाद में प्रकृति अथवा प्रकृति अवस्थाओं का चित्रण शांति सद्भाव पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया गया है? ठीक। बताइए। जॉन लॉक ने किया है। ठीक। मैक्सिमम का सही है। मैं ही राज हूं यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, इसकी घोषणा किसने की थी? देखिए, राज्य की बात जब कर रहा है तो राज्य की बात में कौन कौन से सिद्धांत पता है? देवी सिद्धांत पता है और शक्ति का सिद्धांत पता है। शक्ति के सिद्धांत में कौन आ जाएगा? राजा आ जाएगा। तो यहाँ पे राजा कौन है? मैं ही राज्य हूं, लुई 14। अगला बताना, राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है, निम्नलिखित इतिहास के बिना राजनीतिक निमूर्त है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है, बिना राजनीति के इतिहास में कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? सीले का है। ये याद करना पड़ेगा राज्य के विषय में। देखिए, दो तीन कथन, एक तो क्या कहते हैं राजनीति के विषय में किसने क्या कहा है, और एक राज्य के विषय में किसने क्या कहा है। ये दोनों याद से आएंगे, ये आपको कथन याद होने चाहिए। ठीक। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं ये बताना है हमें। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार भी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से भी राज्य के 7 अंग हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताना है कहाँ स्थित है। आप लोग के जवाब धीरे धीरे आ रहे हैं। द हेग में। ये कहाँ पे है हमारा? नीदरलैंड में है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। किस किस को वीटो शक्ति प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र में किसे वीटो शक्ति प्राप्त है? पहले तो ये पता होनी चाहिए हमें, अंतरराष्ट्रीय संबंध का सवाल है। किसको वीटो शक्ति प्राप्त है?
बताइए, जल्दी बताइए। सही है। चीन को प्राप्त है, रशिया को प्राप्त है, ब्रिटेन को प्राप्त है, यूएसए को प्राप्त है, जर्मनी को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं, अस्थायी सदस्य है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है हमें। राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में करता है? आर्टिकल 76। सही है। अगला बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के, ये तो पता ही होगा सबको। द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कौन करेगा? ये हमारा मुस्लिम लीग करेगा। मुस्लिम लीग कहाँ है? मुस्लिम लीग। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात, कम्युनिस्ट पार्टी तो इस तरीके के राज्य की अवधारणा की, राज्य विहीन समाज की बात करता है। ठीक। कांग्रेस पार्टी कहती कि नहीं, अखिल भारतीय की बात कांग्रेस पार्टी करती थी, अखिल भारतीय की बात करती थी, एकात्मक तत्वों को मजबूत करने की बात करती थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो इसकी बात करेगी नहीं, वो भी वर्क विहीन समाज की बात करेगी, वर्क विहीन राज्य की बात करेगी। ठीक। मुस्लिम लीग ने इसकी बात की थी। ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल लाल पाल, गरम दल और नरम दल के नेताओं में अंतर। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था? समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद और समाज के तत्वों में न्याय की बात जो है वह इन्होंने की थी। समाज के तत्व में न्याय कैसे स्थापित होगा, इसकी बात भी इन्होंने की थी। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, यह बताना है आपको। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होगी वो लोकसभा के प्रति होगी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये भी बताना है। तो अनुच्छेद 153 से लेकर 153 से 234 तक है। 154 में इसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। भूतपूर्व राज्यों के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? भूतपूर्व राज्यों में विशेषाधिकार के संवैधानिक संशोधन द्वारा किस रूप में राज्यों के विशेषाधिकार से संबंधित संशोधन की बात करता है? 26वां संविधान संशोधन 1900
71 में। ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? ठीक है, 5 वर्ष का है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा का उपसभापति, सभापति होता है। ठीक। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तब उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। और अखंडता आएगा। ठीक। ये राष्ट्र की अखंडता तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? गांधी जी हमेशा कहते थे आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई पर का प्रतिषेध। आध्यात्मिक आधार जो था इनका, आध्यात्मिक आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति इनका काफी ज्यादा बोलबाला था, बोलबाला था। उनपे जोर बहुत देते थे आध्यात्मिक शक्ति की तरफ। सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? हु इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किसने लिखी है? रूसो ने कही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किसने कही है? रूसो ने कही है। ठीक। नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? नाजीवाद का जनक कौन थे? हिटलर था। हमारा हिटलर था नाजीवाद का जनक। क्या कहता था ये? संघर्ष करो, समाज जो है वो संघर्षरत रहना चाहिए, संघर्ष उसको करना चाहिए। ठीक। राजा भले ही अपने मौज करे। ठीक। तो आज हमारी ये 56 क्लासेस की एक लंबी श्रृंखला चली है। आप लोग को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और अपने यार दोस्तों से भी इसको कराइए और भी लोगों को जोड़िए। और देखिए हमारे यहाँ यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए हाँ एक बैचेस, न्यूनतम फीसेज में बैचेस चल रहे हैं। आप इन सबको ज्वाइन कर लीजिए और जिसको उपयोगी हो, ठीक, वह अपने यार दोस्तों को भेज के इसको ज्वाइन करवा ले उनसे। हाँ, आप हमारे कई सारे बैचेस चल रहे हैं, आप इन सारे बैचेस में देख सकते हैं। महासंग्राम बैच है, ईवीएस का बैच है, मैथ्स का बैच है, इंग्लिश का बैच है, हाँ हिंदी का बैच है। मिनिमम फीस में बैचेस हैं आपके। ठीक। यहाँ पे आपका सीडीपीए का बैच है, आपका एक प्रतिष्ठा इकोनॉमी का प्रतिष्ठा बैच है, इकोनॉमी का बैच है, और यहाँ पे आपका जूनियर लेवल पे साइंस का बैच है। ठीक। हिस्ट्री का बैच है, पॉलिटिकल साइंस का बैच है। ठीक है। तो ये तो सारी बैचेस की श्रृंखला है। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए और जरूर से जरूर, ठीक, जरूर से जरूर बैचेस को, मैं आप ऑनलाइन यूट्यूब पे तो क्लास देखते ही हैं और ये टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। आप लोग का दिन शुभ हो, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सोमवार की शुरुआत अच्छे से करें। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।